गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनएजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का भक्ति काल। और भक्ति काल में हम पढ़ रहे हैं राम भक्ति काव्य धारा। आज हम पढ़ेंगे यानी भक्ति काल की जो स्वतंत्र साहित्य है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी भक्ति कालीन स्वतंत्र साहित्य। इस भक्ति कालीन में ऐसे कवि हुए हैं जिनकी रचनाओं को क्या है, चारों काव्य में स्थान नहीं दिया गया है, और उन कवियों द्वारा जो रचनाएं हैं वो भक्ति काल की स्वतंत्र साहित्य रचना कहलाती है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसमें कौन कौन से कवि हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी भक्ति कालीन स्वतंत्र साहित्य। किसे कहते हैं? यानी भक्ति कालीन भक्ति कालीन में कुछ ऐसे कवि हुए हैं जिनकी रचनाओं को किसी भी भक्ति काव्य में स्थान नहीं दिया गया है। ऐसे कवियों द्वारा रचित रचनाएं भक्ति कालीन की भक्ति कालीन स्वतंत्र साहित्य कहलाता है। तो इसमें देखते हैं पहला कवि यानी सिहल कवि। इनकी रचनाएं हैं पंच सहेली की बात, सिहल बावनी, और पंथी गीत। ये तीन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आगे नोट लगाकर लिखो। इनकी रचनाओं में सर्वाधिक दोहा शैली का प्रयोग हुआ है। हुआ है परंतु सिहल बावनी रचना में सबके लिखे गए हैं। आगे लिखो नोट लगाकर। इन्होंने राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का
भाषा का भी प्रयोग अपनी रचना में किया है, प्रयोग अपनी रचना में किया है। भक्तिकालीन स्वतंत्र साहित्य किसे कहते हैं? यानी भक्ति काल में भी कुछ ऐसे कवि हुए हैं जिनकी रचना क्या है, चारों भक्ति काव्य में स्थान नहीं दिया गया। चारों भक्ति काव्य कौन कौन से हैं? यानी कबीर काव्य धारा, फिर आता है सूरदास यानी सूफी काव्य धारा, संत काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। इन चारों में स्थान नहीं देकर उन कवियों की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं को ही क्या कहा जाता है? भक्तिकालीन स्वतंत्र साहित्य कहा जाता है। ध्यान रखना है। इनमें पहले कवि आते हैं छिहेल कवि। कौन सा? छिहेल कवि। इसकी रचना है पंच शैली की बात, छिहेल बावनी है, पंथी गीत है। इनकी रचनाओं में सर्वाधिक पूछा जाता है तो दोहा शैली का प्रयोग हुआ है। किस शैली का प्रयोग हुआ है? दोहा शैली का प्रयोग हुआ है। परंतु छिहेल बावनी यानी छिहेल बावनी जो उनकी रचना है उसमें छप्पे लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? छप्पे लिखे गए हैं। इन्होंने राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का भी क्या है अपनी रचना में प्रयोग किया है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रत्नावली। इसकी रचना है रत्नावली दोहा संग्रह। ये तुलसीदास जी की पत्नी है। इस रचना में इन्होंने 111 दोहों का वर्णन किया है। तीसरा कवि आता है बीरबल। इनकी रचना है कवित संग्रह, कवित संग्रह। आगे लिखो। इनका मूल नाम महेश भट्ट है। बीरबल इनकी उपाधि मानी जाती है। बीरबल का मूल नाम क्या है? महेश भट्ट है और इनकी उपाधि है वो बीरबल, इनकी उपाधि मानी जाती है। यह उपाधि सम्राट अकबर के द्वारा प्रदान की गई है, प्रदान की गई है। बीरबल की उपाधि किसने दी थी? अकबर सम्राट ने दी थी। आगे लिखो। ये ब्रह्म उपनाम से लेखन कार्य भी करते थे, लेखन कार्य करते थे। इनके द्वारा रचित रचनाओं का संग्रह, रचनाओं का हस्तलिखित संग्रह, हस्तलिखित संग्रह भरतपुर संग्रहालय में
सुरक्षित हैं। आगे नोट लगा कर लिखो, अकबर ने इसे नगरकोट की जागीर दी, जिसके कारण ये राजा बीरबल के नाम से जाने लगे। यानी रत्नावली, रत्नावली की रचना कौन सी है? रत्नावली दोहा संग्रह है। ये तुलसीदास जी की पत्नी है। कौन है रत्नावली? तुलसीदास जी की पत्नी है। और इस रचना में यानी रत्नावली दोहा संग्रह में कुल कितने हैं? 111 दोहों का क्या है? वर्णन किया गया है। अगला कवि आता है बीरबल, यानी इनकी रचना है कवित संग्रह। और इनका मूल नाम पूछा जाता है महेश भट्ट। इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बीरबल का मूल नाम क्या है, तो महेश भट्ट है। और बीरबल इनकी उपाधि मानी जाती है। और यह उपाधि किसने दी थी? सम्राट अकबर ने दी थी। यानी बीरबल इनकी क्या है? उपाधि मानी जाती है। और यह उपाधि सम्राट अकबर के द्वारा प्रदान की गई है। ये ब्रह्म उपनाम से भी लेखन कार्य करते थे। कौन करते थे? बीरबल। बीरबल है वो ब्रह्म उपनाम से लेखन कार्य करते थे। और इनके द्वारा रचित रचनाओं का हस्तलिखित संग्रह यानी भरतपुर संग्रहालय में क्या है? सुरक्षित है। कौन से संग्रहालय में है? भरतपुर संग्रहालय में। और अकबर ने नगरकोट की जागीर प्रदान की थी। किसको की थी? बीरबल को की थी, जिसके कारण ये राजा बीरबल के नाम से जाने लगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे कवि आता है गंग कवि। गंग कवि, इनकी रचनाएं हैं गंग पदावली, गंग रत्नावली और गंग पचीसी। ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं। और इनकी एक गद्य में रचना है, इंपॉर्टेंट है, चंद छंद की चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। परीक्षा में बार बार पूछी भी जाती है कि चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी है? तो गंग कवि की है। और किस में है? गद्य में है। गद्य में है। पद्य और गद्य दो होते हैं। और यह रचना किस में लिखित गई है? गद्य में लिखी गई है। तो इसमें लिखो, ये भी अकबर के दरबारी कवि माने जाते हैं। माने जाते हैं। और नोट लगा कर लिखो, इनके द्वारा रचित पदों को रहीमदास ने सुनाया तो उन्हें इस पद से प्रसन्न होकर 36 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए गए। पुरस्कार के रूप में दिए गए। आगे नोट लिखवा कर लिखो, भिखारी दास
ने भी भिखारी दास ने भी अपनी प्रसिद्ध रचनाएं, अपनी प्रसिद्ध रचना काव्य निर्णय में गंग कवि की प्रशंसा की है। और उन्होंने लिखा, क्या लिखा? तुलसी गंग दयो भरे ए सुकविन के सरदार। ये पंक्ति है भिखारी दास ने किसके बारे में कही है? गंग के बारे में कही है। यानी गंग कवि, इसकी रचना पूछी जाती है तो ये गंग पदावली, गंग रत्नावली और गंग पच्चीसी है। ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। और गद्य में इनकी एक रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है? तो ये गंग कवि की रचना है। और ये भी क्या है? अकबर के दरबार में, क्या है? अकबर के दरबार में रहते थे। और इनके द्वारा रचित पदों को, यानी गंग के द्वारा जो रचित पद है वो रहीम दास ने राजा को सुनाया था। तो उनके एक पद से प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें क्या है 36 लाख रुपए क्या है पुरस्कार के रूप में दिए थे। और भिखारी दास ने भी अपनी प्रसिद्ध रचना, कौन सी प्रसिद्ध रचना है भिखारी दास की? काव्य निर्णय। इसमें भी गंग कवि की प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा है कि तुलसी गंग दयो वे सुकवि के सरदार। ये पंक्ति किसके बारे में कही गई है? तो ये पंक्ति गंग के बारे में कही गई है। गंग कवि, और किसने कही थी? ये भिखारी दास ने कही थी। ये पंक्ति भी बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि तुलसी गंग दयो वे, ये पंक्ति किसने लिखी है? तो ये भिखारी दास ने लिखी थी। किसके बारे में लिखी थी? ये गंग कवि के बारे में लिखी थी। और आगे लिखो, गंग कवि को नूरजहां ने हाथी से कुचलाकर, हाथी से कर मरवा दिया। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे कवि है तानसेन। इनकी प्रसिद्ध रचना है संग्राम सार, रागमाला और तीसरी रचना है गणेश स्तोत्र। ये इनकी क्या है? 3 रचनाएं हैं। इनका मूल नाम तन्नू था। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि तानसेन का मूल नाम क्या था? तन्नू। इसका मूल नाम तन्नू था। ये अकबर के दरबारी कवि थे। और अपने समय के प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी थे। इन्होंने अधिकतर रचनाएं ध्रुपद राग शैली में लिखी है। आगे छठा कवि आता है
दुर्साजी ओडा। इनकी रचनाएं है विरुद्ध 76। ये भक्ति काल की वीर गाथात्मक रचना मानी जाती है। इस रचना में इन्होंने महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया है। यानी तानसेन, तानसेन की रचना कौन कौन सी है? संग्राम सार है, रागमाला है, गणेश स्तोत्र है। और इनका मूल नाम, यानी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि तानसेन का मूल नाम क्या है, तो तन्नू इनका क्या है, मूल नाम है। ये अकबर के दरबारी कवि थे। कौन थे? अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। तानसेन है वो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे और अपने समय के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। और इन्होंने अधिकतर रचनाएं है वो किस शैली में लिखी है, तो ध्रुपद राग शैली में लिखी है। और दुर्साजी ओडा विरुद्ध 76, ये इनकी क्या है, प्रसिद्ध रचना है, इंपॉर्टेंट है। और ये भक्ति काल की वीर गाथात्मक रचना मानी जाती है। भक्ति काल की क्या है, वीर गाथात्मक रचना है। और इस रचना में महाराणा प्रताप की क्या है, वीरता का वर्णन किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी रचना है जिसमें महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया है, तो दुर्साजी ओडा की रचना है विरुद्ध 76। तो एक बार क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला कवि आता है अर्ध बनारसी दास जैन। बनारसी दास जैन, इनकी रचनाएं है बनारसी विलास, नाटक रसमय, नाटक सम्यसार है, नाटक सम्यसार, मोहन पद्धति, और मोक्षपदी, अर्धकथानक। ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं। आगे नोट लगाकर लिखो। बनारसी दास जैन की अर्थकथानक रचना रचना हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम आत्मकथा मानी जाती है। आत्मकथा मानी जाती है। पदात्मक में रचित यह रचना व्रजभाषा में है। कौन सी भाषा में है? ये ब्रज भाषा में है।
पृथ्वीराज राठौड़। इनकी रचनाएं हैं वेली, कृष्ण, रुक्मिणी री। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दशरथ रावत, वासुदेव राउत, गंगा लहरी, और इनकी पांचवी रचना है श्यामलता। ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। बनारसी दास जैन, यानी इनकी रचना पूछी जाती है तो बनारसी विलास है, नाटक समयसार है, मोहन पद्धति है, मोक्ष पद्धति, अर्ध कथानक इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि अर्ध कथानक किसकी रचना है, तो पंडित बनारसी दास जैन की है। किसकी है, पंडित बनारसी दास जैन की। पंडित बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक रचना है वो हिंदी की क्या है, प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है, अर्ध कथानक है। किस भाषा में है, तो भाषा पूछी भी जाती है कि ये किस भाषा में है, तो ध्यान रखना है में भाषा ब्रज भाषा में है और पद्य में लिखी गई है। गद्य और पद्य दो होते हैं, तो ये लिखी किस में गई है, पद्य में लिखी गई है, ब्रज भाषा में है। रचना का प्रकाशन काल पूछा जाता है तो 1641 ईस्वी में है। पृथ्वीराज राठौड़ यानी बेली कृष्ण रुक्मणी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जीके में भी बार बार परीक्षा में पहले पेपर में फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड में 2-3 बार पूछी भी गई है कि बेली कृष्ण रुक्मणी किसकी रचना है, तो ये पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। और दशरथ राउत, वासुदेव रावत, गंगा लहरी, श्यामलता, तो ये है इनकी रचनाएं, यानी 1580 ईस्वी में लिखी गई है। इसकी भाषा पूछी जाती है तो ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। डिंगल भाषा में कौन सी रचना लिखी गई है, वेली कृष्ण रुक्मणी 1580 ईस्वी में और डिंगल भाषा में लिखी गई है। एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नोट लगा कर लिखो पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में है भी। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र थे। कल्याणमल के पुत्र थे। ये अकबर के दरबार में रहते थे, तो अकबर ने उसे गागरोन की जागीर प्रदान की और वहीं रहकर उन्होंने वेली कृष्ण रुक्मिणी की रचना की, परंतु उनका महाराणा प्रताप के प्रति अपार श्रद्धा थी। आगे लिखो रहीम खान।
तो इनकी प्रसिद्ध रचना है बरवई नाइक का भेद, श्रृंगार सोरठा, नगर शोभा, मदनाष्टक, दोहावली, खेट कौतुक, जातकन। ये इनकी क्या है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम खान की। तो इसके बारे में भी लिखो, ये इनकी क्या है, प्रमुख रचना है। आगे यहां लिखो, ये अकबर के सलाहकार बैराम खां के पुत्र थे। इन्होंने 11 वर्ष की आयु में ही लेखन कार्य शुरू कर दिया। लेखन कार्य शुरू कर दिया। इनकी अधिकतर रचनाएं नीति पर संबंधित थी। तो इनको भी क्या है, इनको भी नूरजहां ने मरवा दिया। पृथ्वीराज राठौड़, यानी पृथ्वीराज राठौड़ है वो बीकानेर के शासक कल्याणमल का पुत्र था। कल्याणमल का क्या है, पुत्र था और अकबर के दरबार में रहते थे। तो अकबर के ने उन्होंने क्या है, गागोन की जहांगीर है वो प्रदान की थी और वहीं रहकर उन्होंने इस पुस्तक की रचना की। और यह पुस्तक पूछी जाती है तो यह डिंगल भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, डिंगल भाषा में 1580 ईस्वी में लिखी थी। अकबर के दरबार में रहते हुए भी ये महाराणा प्रताप के प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है रहीम खान, यानी बैरवे नाइक का भेद इंपोर्टेंट है, बार बार पूछी भी जाती है। श्रृंगार सोरठा है, ये नगर शोभा, ये तो 2-3 बार नेट में भी आई हुई है। नगर शोभा किसकी रचना है, तो रहीम खान की है। मदनाष्टक है, दोहावली है, एक ये खेट कौतुक जातक्रम, ये भी क्या है, इंपोर्टेंट रचना है। ये अकबर के सलाहकार बैरम खां के पुत्र थे। रहीम खान कौन थे, अकबर के सलाहकार बैरम खां के पुत्र थे। इन्होंने 11 वर्ष की आयु में ही क्या है, लेखन कार्य है वो शुरू कर दिया था। और इनके अधिकतर पद हैं वो किसमें है, नीति परक, यानी नीति परक से संबंधित इनके पद हैं। और लास्ट में इसको क्या है, नूरजहां ने भी मरवा दिया था। तो एक बार क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ सॉरी आप रहीम दास कर लेना, ये रहीम दास है। तो आज की हमारी वीडियो है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।